लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू पर सास का भरोसा। अग्रवाल निवास के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। 4 बड़ी गाड़ियों से 4 नई दुल्हनें उतर रही हैं, जिन्हें देखकर आस-पास की पड़ोसनें गॉसिप्स कर रही हैं। अरे विमला जल्दी बाहर आ, देख गजब नजारा। क्या हुआ शीला, सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही है? वो देख, राजेश्वरी के घर के बाहर 4 गाड़ियाँ खड़ी है। 4 बहुओं का एक साथ गृह प्रवेश हो रहा है। 1 2 3 4। अरे बाप रे, सच में 4 बहुएं हैं? हाँ, पिछले 25 सालों से इस घर में सिर्फ एक सास और एक बहू का शोर सुनाई देता था। अब तो 2 सास और 4 बहू के क्लेश होंगे। अब आएगा असली मजा। तभी हाथ में चाय का कप लिए कामिनी और सरला भी वहाँ आ जाती हैं। अरे विमला दीदी, क्लेश नहीं, महायुद्ध का। 2 बहुएं गांव की है और 2 शहर की मॉडर्न तितलियां। भाई सच्चो, एक ही किचन में जब गांव का मिट्टी का चूल्हा और शहर का मॉडर्न ओवन साथ में चलेगा तो क्या तमाशा होगा। अरे बहन, तमाशा तो तभी शुरू हो गया था जब कुछ महीने पहले राजेश्वरी ने अपनी बहू कविता को रंगे हाथों पकड़ा था। हैं, वो कब हुआ? अरे मुझे तो पता ही नहीं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कुछ समय पहले क्या हुआ था और क्यों इस घर में 4 बहुएं एक साथ आईं? चलिए आपको लेकर चलते हैं कुछ महीने पीछे, फ्लैशबैक में। रात के 11 बजे राजेश्वरी, महेंद्र और पिंकी सोफे पर गुस्से में बैठे हैं। तभी कविता वेस्टर्न गाउन पहने, हाथ में पर्स लिए लड़खड़ाते हुए अंदर आती है। रुक, कहाँ से आ रही है इस वक्त? अरे मम्मी जी, आप सब अभी तक जाग रहे हैं? वो मेरी सहेली की किटी पार्टी थी, क्लब में थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट? रात के 2 बज रहे हैं कविता। मम्मी जी, आज के जमाने में क्लब जाना और लेट नाइट पार्टी करना बहुत नॉर्मल है। महेंद्र, देख अपनी इस लव मैरिज का नतीजा। 25 साल हो गए इसकी शादी को। माँ प्लीज शांत हो जाइए, रात बहुत हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। सुन ले, मेरे 4 पोते जवान है। मैं तो अपने 4 पोतों के लिए अपनी पसंद की सीधी सादी बहुएं ही लाऊंगी जो घर संभाले। लेकर आइएगा, मैं भी देखती हूँ आपकी वो अरेंज मैरिज वाली बहुएं आपका कितना भरोसा जीतती है। कविता गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में जाती है। अगले दिन सुबह के 8 बजे हॉल में राजेश्वरी, कविता और महेंद्र चारों बेटों अमन, आकाश, मोहन, सोहन और पिंकी के साथ हैं। अमन, आकाश, मोहन, सोहन, साफ साफ बताओ, क्या तुम्हें मेरी पसंद की संस्कारी लड़कियां मंजूर है? हाँ दादी, मुझे और सोहन को तो शुरू से ही सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब रहा है। हमारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। आप जहाँ कहेंगी हम वहीं शादी करेंगे। हाँ दादी, आपका फैसला हमारे सिर आंखों पर। देखा कविता, ऐसे कहते हैं संस्कारी बेटे। अब अमन और आकाश तुम दोनों बोलो। नहीं दादी, मैं और आकाश तो लव मैरिज ही करेंगे। हमने अपने लिए जिया और टिया को पसंद कर लिया है। बिल्कुल दादी, हम अपनी पसंद की लड़कियों से ही शादी करेंगे, बात खत्म। वाह मेरे शेरो, जीत तो मेरी हुई मम्मी जी। 2 बहुएं तो मेरी पसंद की ही आएगी। देख लेंगे कविता, शादी तो चारों की एक साथ एक ही मंडप में होगी, तभी पता चलेगा कि कौन इस घर का भरोसा जीतती है और कौन तिजोरी की चाबी लेती है। फिर तो कोई माए का लाल आपसे आपकी चाबी नहीं ले सकता। कविता की बात सुनकर राजेश्वरी मंदिर जाने के लिए दरवाजा खोलती हैं। दरवाजा खुलते ही बाहर छिपकर सुन रही शीला और विमला सीधे अंदर गिरते गिरते बचती हैं। अरे राजेश्वरी नमस्ते, हम तो बस ऐसे ही सुबह सुबह छाछ मांगने आए थे। हाँ राजेश्वरी, हमें लगा कहीं घर में कोई चूहा वूहा तो नहीं घुस गया। क्या हो रहा था अंदर? चूहा नहीं, तुम दोनों के पेट का पानी हिल रहा था गॉसिप के लिए। सुबह सुबह पंचायत लगाने आ गई। अपने घर का चूल्हा संभालो, मेरे घर की जासूसी बंद करो। अरे हम तो बस पड़ोसन होने का धर्म निभा रहे थे राजेश्वरी, अब तो गुस्सा ही हो गई। रख अपना ये धर्म अपने पास और सीधे अपने घर की तरफ भागो, वरना ऐसा डांटूंगे कि पूरे मोहल्ले में शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगी। चलो निकलो यहाँ से। भाग शीला, बुढ़िया का पारा बहुत गर्म है, बाद में कविता से पूरी खबर लेंगे। शीला और विमला चप्पलें चटकाती हुई बाहर भागती हैं। अगले दिन की सुबह हॉल में पंडित जी सोफे पर बैठे हैं। उनके सामने पूरा परिवार है। पंडित जी अपने थैले से 2 लड़कियों की तस्वीरें निकालते हैं। राजेश्वरी जी, आपके दोनों बड़े पोतों मोहन और सोहन के लिए ये देखिए, रागिनी और यामिनी दोनों सगी बहनें हैं। स्वभाव से बिल्कुल गाय हैं। पूरी गृहस्थी इन दोनों बच्चियों के भरोसे चलती है। रागिनी और यामिनी दोनों बहनें मिलकर घर की साफ सफाई और पूजा पाठ निपटा रही हैं। दीदी,
मंदिर की सफाई हो गई। मैंने भगवान जी को भोग भी लगा दिया है। बहुत अच्छे रागिनी, चल अब जल्दी से मम्मी पापा के लिए चाय और नाश्ता तैयार कर लेते हैं। आज उनकी एनिवर्सरी है ना। तभी उनकी दो सहेलियां रीता और सीमा दौड़ती हुई अंदर आती हैं। रागिनी, यामिनी, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। आज शहर के नए मॉल में बड़ी जबरदस्त सेल लगी है, शाम को वही पार्टी करेंगे। नहीं रीता, आज हम कहीं नहीं जा सकते। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो घर की सारी जिम्मेदारी हमारी है। हमें उन्हें स्पेशल फील कराना है। अरे यार, तुम दोनों तो बिल्कुल घरेलू गाय हो। कभी तो बाहर निकला करो हमारे साथ। फिर कभी चलेंगे सीमा, पर आज नहीं। तभी उनकी माँ रसोई में आती हैं, हाथ में कुछ बिल लिए हुए। अरे रागिनी बेटा, ये बिजली का बिल और वो गैस का सिलेंडर। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? बिजली का बिल मैंने सुबह ही ऑनलाइन जमा कर दिया था और गैस का सिलेंडर भी आ गया है। और पानी का बिल भी भरा जा चुका है मम्मी। किराने वाले का हिसाब भी मैंने डायरी में नोट कर दिया है। सच में इतने जिम्मेदार बेटियां हैं मेरी, इन पर तो मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। पंडित जी अभी भी राजेश्वरी और पिंकी को लड़कियों की खूबियां बता रहे हैं कि तभी स्टॉप इट, बंद कीजिए पंडित जी अपनी पुरानी पुराण कथा। ये देखिए, ये होती है लड़कियाँ जी और टिया, सगी बहनें हैं और शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटियां हैं। कितनी स्टाइलिश है। राजेश्वरी जी, अगर बहू जी ने लड़कियां पसंद कर ली हैं तो मैं चलता हूँ। पंडित जी घर से चले जाते हैं। एक आलीशान मॉडर्न बेडरूम में चारों तरफ महंगे कपड़े और जूते बिखरे पड़े हैं। जिया और टिया अपनी एक सहेली नताशा के साथ बैठी हैं। जिया चुपके से अपने पापा के वॉलेट से पैसे निकाल रही है। यश, पापा की जेब से 5,000 और निकालिए, रात की क्लब पार्टी का इंतजाम हो गया। धीरे बोल जिया। और वो जो कल रात पापा की महंगी सोने की घड़ी तेरे हाथ से गुम हो गई थी, उसका क्या हुआ? अरे यार टिया चिल, मैंने पापा से झूठ बोल दिया है कि वो घड़ी शायद उनके ऑफिस में ही गिर गई होगी। पापा ने मान भी लिया। क्या तुम्हारे पापा तुम दोनों पर इतना अंधा भरोसा करते हैं और तुम लोग उनका भरोसा ऐसे तोड़ती हो? तुम्हें डर नहीं लगता? अरे यार नताशा, पापा ही तो हैं, हमारे झूठ बोलने में क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल, भगवान का शुक्र है आज तो पापा ने हमारी बैंड बजाने से छोड़ दी, वरना वो घड़ी बहुत महंगी थी। तुम दोनों बहुत बेपरवाह लापरवाह हो चुकी हो। देखना किसी दिन ये झूठ बहुत भारी पड़ेगा। इस तरह अग्रवाल निवास में 2 लव मैरिज और 2 अरेंज मैरिज वाली बहुओं का एक साथ गृह प्रवेश हुआ। अगले दिन सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। दादी सास राजेश्वरी ने कड़कड़ाती सुबह में पूरे घर के नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया है। पिंकी, पिंकी, जरा जोर से घंटी बजा और अपनी चारों भाभियों को हॉल में बुला। दादी, रागिनी और यामिनी भाभी तो सुबह 5 बजे से उठकर नहा धोकर रसोई में खड़ी हैं, लेकिन जिया और टिया भाभी के कमरों में तो अभी कुंडी लगी है। तभी रागिनी और यामिनी सिर पर पल्लू रखे हाथ में चाय और प्रसाद की थाली लिए हॉल में आती हैं। दादी जी प्रणाम। हमने इस सुबह की पूजा कर दी है और घर की साफ सफाई भी हो गई है। ये लीजिए तुलसी वाली चाय। और दादी जी रसोई संभाल ली है। नाश्ते में क्या बनाना है आप बता दीजिए। जे तेरा मेरे लक्ष्मी, इसे कहते हैं संस्कारी खानदान के लक्षण। जो मन हो बना लो। रागिनी और यामिनी नाश्ता बनाने के लिए चली जाती हैं। घड़ी में 10 बज रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर सुबह का नाश्ता लग चुका है। रागिनी और यामिनी रसोई से गर्मा गर्म पूड़ियां लाकर टेबल पर रख रही हैं कि तभी नाश्ता टेबल पर लग चुका है। कोई उठेगा या नहीं उठेगा इस घर के अंदर? या सब सोते ही रहेंगे? तभी ऊपर से कविता मटकती हुई वेस्टर्न गाउन में आती है और पीछे पीछे जिया और टिया नाइटी पहने आंखें मलते हुए आती हैं। गुड मॉर्निंग जिया, गुड मॉर्निंग टिया। सोकर उठ गई मेरी बच्चियाँ? रात को गृह प्रवेश की रस्मों में काफी लेट हो गया था ना, थक गई होगी बेचारियाँ। ओह गॉड मम्मी जी, सुबह सुबह इस घर में इतना शोर क्यों होता है? कोई चैन से सो भी नहीं सकता क्या? हाँ मम्मी, कभी मंदिर की घंटी की आवाज, कभी किसी चीज की आवाज, तो कभी कुकर की सीटी की आवाज। मेरी तो पूरी नींद ही खराब हो गई। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? सुबह के 10 बज रहे हैं। तुम्हारी जेठानी सुबह 5 बजे से उठकर पूरे घर की साफ सफाई करके रसोई संभाल रही है और तुम दोनों लाडी साहिबा बनकर अब सोकर उठी हो। अरे यार मम्मी जी चिल, आज उनका पहला दिन है। ये सास बहू तो सुबह सुबह ही शुरू हो गई। हाँ दीदी, हम 4 बहू इस घर में नहीं आई है, लेकिन इनकी अपनी पुरानी सास बहू की लड़ाई सुबह ही शुरू हो गई। हमारा क्या होगा इस घर में? कविता और राजेश्वरी का ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है। नाश्ते के बाद सुबह के 10:30 बज रहे हैं। चारों बेटे ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। रागिनी, मेरा टिफिन तैयार है क्या? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ जी, आपका और सोहन जी का टिफिन मैंने सुबह ही पैक कर दिया था और ये लीजिए आपकी पानी की बोतल भी।
थैंक यू यामिनी, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर ऑफिस में मजा आ जाता है। दूसरी तरफ अमन और आकाश अपने कमरों से बाहर आते हैं। जिया यार, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? कल भी मुझे बाहर खाना पड़ा था। ओहो अमन, चिल करो ना, अभी तो मैं सोकर उठी हूँ। तुम ऑफिस के बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खा लेना ना। और टिया, मेरा टिफिन? यार आकाश, सुबह सुबह ये टिफिन का लेक्चर मत शुरू किया करो। बाजार में इतना अच्छा खाना मिलता है, वहाँ खा लो। यामिनी और रागिनी मोहन और सोहन के साथ अमन और आकाश को भी टिफिन देती हैं, जिसे देखकर दोपहर में राजेश्वरी चारों बहुओं और कविता को बुलाती है। पिंकी, महेंद्र और चारों बेटे भी वहाँ खड़े हैं। बस बहुत हुआ ड्रामा, आज से इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन इस घर को संभाल सकता है और कौन मेरा भरोसा जीतता है। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी, मेरी बहुएं आपके इन गांव की लड़कियों के साथ एक ही किचन में काम कर भी नहीं सकती। हाँ मम्मी, जो आलीशान मॉडर्न किचन बना है वो हमारा होगा, उसमें ओवन, चिमनी सब कुछ है। बिल्कुल, और ये जो घर के कोने में पुराना पारंपरिक किचन है वो इन दोनों गांव वालों के लिए ठीक रहेगा। क्यों रागिनी भाभी? हमें कोई आपत्ति नहीं है दादी जी, हमारे लिए तो रसोई ही मंदिर है, चाहे वो मॉडर्न हो या पारंपरिक। रुक जाओ, रसोई तो बट गई, लेकिन अब बात होगी इस घर के भरोसे की। पिंकी लेकर आ वो दोनों डिब्बे। पिंकी दौड़ कर आती है और टेबल पर 2 छोटे छोटे राशन के डिब्बे और 500 रुपए रख देती है। ये लीजिए दादी, आपका दिया हुआ परीक्षा का सामान। तुम चारों सुन लो, यह इस घर की पहली परीक्षा। इस डिब्बे में सिर्फ थोड़ा सा लिमिटेड राशन है और हाथ में ये 500 रुपए। रात को घर में 12 लोग खाना खाएंगे। जो इस सीमित सामान में सबसे स्वादिष्ट और पूरा खाना बनाएगी वही मेरा भरोसा जीतेगी। क्या मम्मी जी, 500 रुपए में 12 लोगों का खाना? आज के जमाने में इतने में तो एक पिज्जा भी नहीं आता। आप मेरी बहू को जानबूझकर फेल करना चाहती हैं? हाँ मम्मी, इतने से राशन में तो हम तीनों का पेट भी ना भरे। आप फिक्र मत कीजिए दादी जी, हमारे गांव में कम संसाधनों में भी बरकत लाना सिखाया जाता है। हम इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छे, अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। शाम को सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाने पर बैठेंगे, तब तक तुम लोग अपनी अपनी तैयारी करो। दोपहर को जब दादी सास रसोई का बंटवारा और 500 रुपए वाली परीक्षा का ऐलान करके चली जाती हैं, उसके ठीक बाद कमरे में, रागिनी ये देखो, तुम्हारे लिए बाजार से ताजा मोगरे का गजरा लाया हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, पर खुशबू बहुत अच्छी है, थैंक यू जी। सोहन जी आप भी बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। तभी बगल वाले कमरे से अमन और जिया के चिल्लाने की आवाज आती है। मुझे कुछ नहीं सुनना अमन, मुझे शॉपिंग पर जाना है, तुरंत क्रेडिट कार्ड निकालो अपना। जिया, अभी शादी से 1 दिन पहले ही तो तुमने 25,000 की शॉपिंग की है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। और आकाश, तुम भी हमें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने से मना कर रहे हो। ठीक है, तुम मत जाओ, हम दोनों खुद ही तैयार होकर क्लब जा रही हैं, पैसे दो बस। चारों पति पत्नी के कमरे का नजारा बिल्कुल अलग था। अब शाम के समय एक तरफ घर के पीछे बने पुराने पारंपरिक किचन में रागिनी और यामिनी ने बहुत सूझबूझ से मिट्टी के पुराने चूल्हे को ठीक किया है। उसे मिट्टी से अच्छे से लीपा है और सूखी लकड़ियां लगाई हैं। यामिनी, जो दादी जी ने 500 रुपए दिए थे ना, उसमें से 300 की ताज़ी हरी सब्जियां और थोड़ा एक्स्ट्रा सामान ले लिए हैं, बाकी 200 रुपए बचा लिए हैं। बहुत अच्छे दीदी, हमारे पास जो सीमित राशन है उसमें हम दाल चावल, ताज़ी सब्जी, गर्मा गर्म रोटियां, रायता और मीठे में स्वादिष्ट खीर भी बना लेंगे। वहीं मॉडर्न किचन के चमकीले काउंटर पर हर तरफ बर्तन, आटा और मसाले बिखरे पड़े हैं। जिया के हाथ में गीला आटा चिपका है और टिया कुकर को देखकर अपना सिर पकड़ रही है। अरे टिया सुन ना, यह आटा तो पूरा पानी पानी होकर गीला हो गया, अब इसकी रोटियां कैसे बनेगी यार? अबे मुझे क्या पता इस कमबख्त चावल में कितना पानी डालना था, ये तो पूरा उबलकर हलवा बन गया। शिट, सब खराब हो गया। तभी कविता किचन में अंदर आती है और सामान बिखरा देखकर चौंक जाती है। अरे तुम दोनों ने तो पहले दिन पूरा कबाड़ा करके रख दिया। अगर रात को तुम हार गई तो बुढ़िया ताने मार मार कर मेरा और तुम्हारा जीना हराम कर देगी। एक सॉलिड आइडिया है मम्मी जी, क्यों ना हम तीनों अपने पास के किसी अच्छे ढाबे से अच्छा शाही खाना मंगवा कर डोंगे में सजा दे। हाँ मम्मी, किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा और हम दादी की नजरों में बेस्ट बन जाएंगे। आप बस पैसे अरेंज करो। वाह मेरी स्मार्ट बहू है, चलो तुम जल्दी से फोन घुमाओ और खाना ऑर्डर करो, पैसे मैं देती हूँ। जिया तुरंत ढाबे पर ऑर्डर बुक करने लगती है। दूसरी तरफ पारंपरिक रसोई में रागिनी और यामिनी के चूल्हे से बहुत ही सौंधी और लाजवाब खुशबू आने लगती है। रात को डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा होता है। तभी दोनों तरफ की बहुएं खाना लेकर हॉल में आती हैं।
हाँ भाई महेंद्र, आज तुम्हारी चारों बहुओं की पहली परीक्षा का नतीजा सामने आने वाला है। अरे माँ जी, बच्चियाँ अभी कल ही तो इस घर में आई हैं और आपने पहले दिन ही इनकी परीक्षा ले लिया। अरे आने दीजिए मम्मी जी, मेरी बहुओं ने मॉडर्न किचन में ऐसा खाना बनाया है ना कि आप सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे लाओ बेटा, परोसो सबको। जिया और टिया बड़े बड़े चमकीले कांच के डोंगों में ढाबे का मंगाया हुआ गर्मा गर्म शाही पनीर, दाल मखनी और तंदूरी रोटियां परोसने लगती हैं। अरे वाह यार टिया, क्या बात है, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। इतने लिमिटेड राशन और सिर्फ 500 रुपए में इतना हैवी खाना बना दिया। हाँ, खुशबू तो बड़ी जानी पहचानी आ रही है। वैसे रागिनी यामिनी, तुम दोनों ने क्या बनाया है भाई? दादी जी, हमने मिक्स वेज, जीरा राइस, बूंदी रायता, अरहर की दाल, चावल और साथ में गर्मा गर्म रोटियां। और दादी जी, मीठे में हम दोनों ने मिट्टी के चूल्हे पर धीरे धीरे पकाकर रबड़ी जैसी गाढ़ी खीर भी बनाई है। यामिनी और रागिनी सबको सादगी से खाना परोसती हैं। महेंद्र दोनों थालियों में से खाना चखते हैं। भाई मानना पड़ेगा, रागिनी और यामिनी के हाथ के खाने में तो बिल्कुल गांव का असली स्वाद है। लेकिन जिया और टिया, तुम दोनों के खाने में से ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट क्यों आ रहा है भाई? देखा मम्मी जी, इसे कहते हैं असली टैलेंट। 500 रुपए के बजट में रेस्टोरेंट जैसा वीआईपी खाना खिला दिया। अब जीत तो हमारी ही हुई ना। डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक पड़ोसन ने शीला, विमला, कामिनी और सरला हाथों में एक खाली टिफिन का डिब्बा और एक बिल का पर्चा लिए आती हैं। अरे राजेश्वरी, बधाई हो बधाई हो, घर में 4 नई बहुएं आ गई है। हम ये शगुन का लिफाफा देने आए थे। अरे आइए आइए शीला जी, विमला जी बैठिए ना, आप लोग भी हमारे साथ खाना खाइए। अरे राजेश्वरी, बैठेंगे तो बाद में, पहले तो ये बताइए कि आज घर में कोई बड़ी पार्टी वार्टी रखी है क्या? वो नुक्कड़ वाले वैष्णव ढाबे का लड़का आपके घर के बाहर ही खड़ा था। हाँ राजेश्वरी, हमारी बच्चियों ने भी अभी उसी ढाबे से चाउमीन मंगाई थी ना, तो उस लड़के के हाथों में बहुत सारा खाना था। हमने उसे पानी पीने के लिए दिया तो ये एक टिफिन का डिब्बा और ये बिल हमारे यहाँ ही भूल गया। हमने सोचा पास में ही घर है तो हम खुद ही दे आते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ था क्या? पर हमारे यहाँ तो कोई पार्टी नहीं है। अरे राजेश्वरी, बहुओं ने 500 रुपए एडवांस दिए हैं और पूरे 2000 रुपए का शाही खाना मंगवाया है। ये रहा ना पूरे 2500 का बिल। बिल का नाम सुनते ही कविता, जिया और टिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ओहो, तो ये बात है। जिया और टिया भाभी 500 रुपए के बजट में रेस्टोरेंट जैसा वीआईपी खाना, अब पता चला। कविता, इतना बड़ा झूठ, बाहर से खाना मंगवा कर यहाँ घर पर नाटक कर रही थी। दादी, वो असल में हमसे वो। अरे मम्मी जी, वो तो मैंने बस। चुप कर कविता, जो लड़कियां पहले ही दिन रसोई में झूठ का सहारा ले, वो इस घर का भरोसा कभी नहीं जीत सकती। इस पहली परीक्षा की असली विजेता रागिनी और यामिनी है। देखा विमला, मैंने कहा था ना, पहले दिन शहर की इन तितलियों का पोपट हो गया। चलो बहनों, यहाँ से इनका तो अंदरूनी क्लेश शुरू हो गया है, हम चलते हैं। चारों पड़ोसने मजे लेती हुई और हंसती हुई घर से बाहर चली जाती हैं। कमरे में टिया और जिया गुस्से में बेड पर बैठी हैं। ओहो, इस बुढ़िया ने पूरे मोहल्ले के सामने मेरी बहुओं की इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी। हाँ मम्मी जी, उन गांव की गवारों की वजह से वो रागिनी और यामिनी सती सावित्री बनकर दादी के सामने नंबर ले गई। तुम दोनों चुप करो, असली कसूर उन बाहर बैठी पड़ोसनों का है जिन्होंने आकर सारा भांडा फोड़ दिया। लेकिन मैं भी कविता हूँ, हार नहीं मानूंगी। तो फिर अब हम क्या करेंगे मम्मी जी? जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। कल सुबह उन पड़ोसनों के पास जाओ और ऐसा जाल बुनो कि वो खुद दादी के सामने उन दोनों का पत्ता काट दे। रागिनी और यामिनी को सबक सिखाने की प्लानिंग करने के बाद अब रात के 1:30 बज रहे हैं। पूरे घर में अंधेरा है। सास कविता हॉल में खड़ी होकर बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हैं। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। जिया और टिया पार्टी वाले शॉर्ट ड्रेसेस पहने लड़खड़ाती हुई दबे पांव दरवाजे के पास आती हैं। अरे धीरे आओ तुम दोनों। थैंक यू मम्मी जी, आप बेस्ट सास हो जो हमारे लिए जाग रही हो। चुप रहो, अगर बुढ़िया जाग गई तो आज ही हम तीनों को घर से बाहर निकाल देगी। जल्दी से अपने कमरों में जाकर सो जाओ। चल मम्मी, दादी को कानो कान पता नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह महेंद्र सोफे पर बैठे हैं और उन्हें बहुत तेज खांसी आ रही है। वो टेबल और सोफे के आसपास परेशान होकर कुछ ढूंढ रहे हैं। तभी राजेश्वरी और पिंकी वहां आ जाती हैं। अरे यार, ये मेरी शुगर और बीपी की दवाइयाँ कहाँ गई?
रोज तो इसी टेबल पर रखी रहती है। कविता, पिंकी जरा देखना महेंद्र की दवाइयाँ कहाँ है, परेशान हो जाएगा बेचारा। तभी टिया और जिया हाथ में दवाइयों का खाली पत्ता लिए वहां आती हैं। अरे पापा जी, शायद दवाइयाँ ना खत्म हो गई है या फिर भाभी ने फेंक दी है। हाँ पापा, कल ही मैंने देखा था कि रागिनी और यामिनी भाभी आपकी दवाइयाँ लेकर डस्टबिन में डाल रही थी। वो कह रही थी कि इतनी दवाइयाँ खाकर बस आप घर का खर्च बढ़ाते रहते हो, गांव के लोग तो बिना दवाइयों के ही ठीक हो जाते हैं। क्या रागिनी और यामिनी ऐसा कह रही थी? बुलाओ न बाहर। तभी रसोई से रागिनी और यामिनी दौड़ती हुई आती हैं। रागिनी के हाथ में ताजा काढ़ा और यामिनी के हाथ में दवाइयों का नया पैकेट है। अरे पापा जी, आप परेशान मत होइए। कल रात मैंने देखा था कि टेबल पर जो दवाइयाँ रखी थी वो एक्सपायर हो चुकी थी। अगर आप वो एक्सपायर दवाइयाँ खा लेते तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाती। हाँ पापा जी, इसलिए मैंने सुबह ही सोहन जी को बोलकर बाजार से ये नई दवाइयाँ मंगवा ली है। और पापा जी, दवाइयों से पहले आप ये अदरक और तुलसी का ताज़ा काढ़ा पी लीजिए, आपकी खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी। अरे वाह, मुझे तो लगा था कि इस घर में किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है, पर तुम दोनों ने इतना ध्यान रखा। थैंक यू बेटा। अगर मैं वो एक्सपायर दवाइयाँ खा लेता तो मेरी क्या हालत होती। तो जिया टिया, तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ खड़ी होकर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही थी? वो दादी, हमें लगा कि शायद हमें गलतफहमी हो गई थी। गलत फहमी नहीं, तुम दोनों की नीयत में खोट है। बेटा रागिनी, यामिनी, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। तुम जाओ रसोई में। जिया और टिया रागिनी और यामिनी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। अगले दिन पिंकी अपने कमरे के बाथरूम में नहाने गई है। तभी जिया और टिया दबे पांव उसके कमरे में घुसती हैं। ड्रेसिंग टेबल पर पिंकी की बहुत ही महंगी ब्रांडेड घड़ी रखी है जो उसके पापा ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। उसे उठाकर डस्टबिन के पास फेंक देती हैं। थोड़ी देर के बाद पिंकी नहाकर बाहर आती है और कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हुए घड़ी ढूंढने लगती है। मम्मी, मेरी वो महंगी वॉच कहाँ गई? मैंने नहाने जाने से पहले यही ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। अरे इतनी महंगी घड़ी बेटा, तू ऐसे कहीं भी छोड़ देती है? अगर किसी की गंदी नजर पड़ गई होगी उस पर तो वो तो गायब ही होगी ना। हाँ पिंकी, कल और आज सुबह भी मैंने यामिनी भाभी और रागिनी भाभी को तुम्हारे कमरे से निकलते हुए देखा था। वो तुम्हारी घड़ी को बड़े गौर से देख रही थी। अरे हाँ मम्मी, गांव के लोगों ने ऐसी महंगी चीजें कभी देखी नहीं होगी ना, तो उन्हें ऐसे हाथ साफ करने की आदत होती है। चलो चलो, चलकर सीधे रागिनी और यामिनी का कमरा चेक करते हैं। कविता, जिया और टिया गुस्से में रागिनी और यामिनी के कमरे की तरफ बढ़ रही होती हैं। तभी सामने से यामिनी हाथ में वही महंगी घड़ी लिए आती हुई दिखाई पड़ती है। अरे पिंकी दीदी, आप यही घड़ी ढूंढ रही थी क्या? अरे हाँ भाभी, यही है मेरी घड़ी। ये आपको कहाँ मिली? दीदी, अभी मैं बाहर आंगन में कचरा फेंकने जा रही थी तो मुझे डस्टबिन के पास मिट्टी में ये गिरी हुई मिली। अगर इस पर किसी का पैर पड़ जाता तो ये टूट जाती। ये लीजिए, इसे संभाल कर रखा कीजिए। ओह थैंक यू सो मच यामिनी भाभी। अगर आज आप नहीं होती तो मेरी ये घड़ी टूट जाती या सच में चोरी हो जाती। देख लिया कविता, देख लिया अपने लव मैरिज वाली बहुओं के कारनामे। बात बात पर झूठ बोलती है। जब इन्हें किसी चीज का पता नहीं होता तो काहे के लिए अपने मन से झूठी बातें बनाती है। जिया टिया, तुम दोनों की ये आदत बहुत गंदी है। अपनी ही जेठानियों पर बिना वजह चोरी का इल्जाम लगा रही थी तुम दोनों। अरे यार शिट, ये गांव की लड़की इतनी चौकन्नी कैसे निकली? हमारी ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। याद रखना कविता, भरोसा कमाया जाता है, झूठ बोलकर किसी को नीचा दिखाकर नहीं जीता जाता। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं। घर में सत्यनारायण की पूजा होती है। उसमें भी जिया और टिया प्रसाद में गड़बड़ कर देती हैं, लेकिन रागिनी और यामिनी अपनी समझदारी से प्रसाद को खराब होने से बचा लेती हैं। अब कुछ दिन के बाद परिवार में ताई जी के यहाँ शादी में जाना है। कविता, कल ताई जी के बेटे की शादी है। मैंने चारों बहुओं को जो पुश्तैनी सोने के कंगन और गहने दिए थे, कल सब वही पहनकर शादी में जाएंगी। दादी का फरमान सुनकर जिया और टिया के पसीने छूट रहे हैं। यार, कल रात हमने क्लब में कैश खत्म होने पर पापा ने जब पैसे देने से मना कर दिया था तो वही दादी के दिए पुश्तैनी गहने दांव पर लगा दिए हैं। अब हमारी बैंड बजने वाली है। अब क्या करेंगे जिया? अगर सच सामने आया तो दादी हमें सीधे जेल भिजवा देंगी। हमें कोई तिकड़म लगाना होगा। एक रास्ता है, रागिनी और यामिनी के पास भी तो वैसे ही पुश्तैनी गहने हैं ना। आज रात हम उन दोनों के दूध में ना नींद की दवा मिला देंगे। जब वो बेहोश हो जाएगी तो उनके कमरे से गहने चुरा लेंगे और इल्जाम उन्हीं पर लगा देंगे। रात को जिया और टिया रागिनी यामिनी के कमरे से गहनों का डिब्बा चुराकर भाग रही होती हैं। तभी अचानक गलियारे में कविता उन्हें देख लेती है।
जिया टिया, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? ये जेवर तो रागिनी और यामिनी के है ना? तुम उनके कमरे से चोरी कर रही हो? आवाज नीचे मम्मी जी, आवाज नीचे, 2 कदम पीछे। मम्मी जी, हम भी जानते हैं कि दादी आपके ऊपर कितना भरोसा करती है, और जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पर कांच नहीं फोड़ते। मतलब तुम अपनी सास से ऐसे बात कर रही हो? मम्मी जी, आपकी भी जवानी की हरकतें ऐसी ही थी, हमें सब पता है। अगर आप चाहती हैं कि दादी के सामने आपकी बच्ची कुछ इज्जत खराब ना हो, तो अपना मुंह बंद रखिए और शांत रहिए, वरना हम दादी से कह देंगे कि ये सब आपके कहने पर हुआ है। कविता डर के मारे कांपने लगती है। जिन बहुओं को मैं मॉडर्न और बेस्ट समझकर गिफ्ट ला कर देती थी, वो आज मुझे ही ब्लैकमेल कर रही हैं। कविता मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन शादी में जाने से पहले रागिनी और यामिनी के कमरे से गहने गायब हैं। दादी देखिए, आपकी संस्कारी बहुओं के कारनामे, इनके पास गहने हैं ही नहीं। जरूर ये दोनों अपने मायके में सारे जेवर रख कर आई है या बेच दिए हैं। नहीं दादी जी, भगवान की कसम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कल रात जेवर यही थे, सुबह गायब हो गए। हाँ दादी जी, हम चोरी क्यों करेंगे? कहीं सच में इनकी पारिवारिक स्थिति खराब तो नहीं है जिसके कारण इन्होंने ऐसा किया? इस बार राजेश्वरी चुप रहती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और अब जिया और टिया पर बाजार का बहुत सारा कर्ज हो चुका है। मम्मी, अब बहुत हुआ। दादी से कहिए कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके नाम करे। नहीं, मुझ पर तो वैसे भी माँ जी का भरोसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। सास के मना करने पर जिया और टिया अपने पतियों अमन और आकाश को कमरे में बुलाकर बुरी तरह धमकाती हैं। आकाश, अगर तुमने अपनी माँ या दादी से कहकर लॉकर की चाबी लाकर हमें नहीं दी, तो हम पुलिस में तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे और तुम्हारी लाइफ पर बात कर देंगे। ठीक है जिया, तुम गुस्सा मत हो। हम दादी के सोते समय चुपके से उनके तकिए के नीचे से लॉकर की चाबी ले आएंगे। तुम बस शांत रहो। अमन और आकाश डर के मारे दादी के कमरे से चाबी चुराकर जिया टिया को सौंप देते हैं। उसी शाम जिया और टिया छत पर खड़ी होकर अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही हैं। पिंकी दबे पांव दीवार के पीछे छिपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। हेलो बेबी, हाँ, सारी प्लानिंग पक्की है। आज रात को ही हम दोनों घर से भाग रहे हैं। प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स और घर का सारा जेवर लॉकर के अंदर ही है और उसकी चाबी हमारे हाथ लग चुकी है। तुम लोग रात के ठीक 2 बजे गाड़ी लेकर घर के पीछे आ जाना। पिंकी दौड़कर राजेश्वरी को सब सच बता देती है। राजेश्वरी दिमाग लगाती है और चाबी लेकर लॉकर में असली पेपर्स की जगह नकली पेपर्स रख देती है। रात के 2 बजे राजेश्वरी बेड पर कंबल ओढ़कर सोने का नाटक कर रही है। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है। जिया और टिया अपने 2 बॉयफ्रेंड्स के साथ दबे पांव कमरे में घुसती हैं। अबे जल्दी करो जिया, बुढ़िया सो रही है। लॉकर खोलो और सारे पेपर्स निकालो फटाफट। बस 2 मिनट, आज के बाद इस घर का किस्सा ही खत्म। जैसे ही जिया लॉकर का ताला खोलती है, पिंकी तुरंत कमरे की लाइट ऑन कर देती है। किस्सा मेरा नहीं, किस्सा तुम दोनों का खत्म हुआ है। तभी पर्दे, अलमारी और बेड के नीचे से महेंद्र, कविता, रागिनी, यामिनी और चारों बेटे बाहर निकल आते हैं। जिया और टिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी, आप सब यहाँ? देख कविता, देख अपने इन चहेती मॉडर्न बहुओं का असली चेहरा। आज ये इस पूरे घर को साफ करके अपने इन यार दोस्तों के साथ भागने वाली थी। वो तो भला हमारी पिंकी का, जिसने इसकी प्लानिंग सुन ली थी। रागिनी और यामिनी ने सूझबूझ दिखाकर इनके कमरों से वो नींद की दवाइयों की गोलियां पहले ही बदल दी थी। इन्होंने सोचा कि ये हमें नींद की दवाई खिला रही है, पर वो सादी गोलियां थी। अगर आज रागिनी और यामिनी ना होती तो तुम सब सोते रह जाते और ये पूरा घर लूटकर भाग जाती। कविता जी गुस्से से आग बबूला होकर जिया और टिया को 2 जोरदार थप्पड़ मारती हैं। नीच लड़कियों, तुम दोनों ने मेरी ममता और मेरे भरोसे का ये सिला दिया, मुझे ब्लैकमेल किया। निकल जाओ मेरे घर से, पुलिस के हवाले करूंगी तुम दोनों को। अमन, आकाश, धक्के मारकर निकालो इन चोरों को हमारे घर से। आज के बाद इनकी शक्ल इस मोहल्ले में नहीं दिखनी चाहिए। अमन और आकाश रोते हुए अपनी गद्दार पत्नियों और उनके बॉयफ्रेंड्स को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। अगली सुबह कविता रोते हुए राजेश्वरी के पैरों में गिर जाती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मॉडर्निटी के अंधेपन में इतनी अंधी हो चुकी थी कि अपने और परायों का फर्क भूल गई। रागिनी, यामिनी बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों इस घर की असली लक्ष्मी हो। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, आप हमारी माँ जैसी हैं। ये लो रागिनी और यामिनी बेटा, आज से इस घर की तिजोरी की चाबी और इस घर के भरोसे की बागडोर मैं तुम दोनों के हाथों में सौंपती हूँ। मुझे पता है कि अग्रवाल निवास अब हमेशा सुरक्षित और खुशहाल रहेगा। रागिनी और यामिनी मुस्कुराकर राजेश्वरी और कविता के
पैर छूती हैं।